हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा आप सब लोगों का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को एक बार गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बिल्कुल आरपी मीणा कह रहे हैं सर आ जाओ, बिल्कुल आ गए हैं हम जो है क्या बात है, उठे नहीं क्या सर अभी तक? अरे क्या नहीं उठे है नहीं? चलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। धौलपुर की तरफ से प्रणाम गुरुजी, लव कुश का, क्या बात है। गुड मॉर्निंग सर जी, राधे राधे सर जी। बिल्कुल आप सब लोगों का एक बार अगेन जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बिल्कुल हम बात करते हैं हमारे आज के इस सीरीज की, जिसका नाम है राजस्थान के अंदर राजस्थान जो है लैब असिस्टेंट, एलडीसी और अपने जो है सीटी, तीनों एग्जामों के लिए राजस्थान कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चनों को लेकर के अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ओके। और कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल शानदार। चलो जी, तो आज की क्या बात है, वेरी गुड। पूर्णिमा जी, क्या बात है कि गुरुजी आज मैं पहली बार लाइव क्लास आई हूं और गुड मॉर्निंग आपको। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, क्या बात है। चलो जी, खैर अब तो ये सिलसिला अपना आगे चलता ही रहेगा। तो आप फटाक से जवाब दे दीजिए आज के पहले क्वेश्चन का। और सवाल ये पूछा गया है कि तल्लीनाथ जी के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य माना जाता है? तल्लीनाथ जी के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो आपके सही माना जाता है? पहला कथन है तल्लीनाथ जी मंडोर के वीरमदेव के पुत्र हुआ करते थे, हैं? बिल्कुल सही है, तल्लीनाथ जी मंडोर के वीरमदेव के क्या थे? पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तल्लीनाथ जी का मुख्य पूजा स्थल मलानी गांव है, ये बात क्या है? गलत है। इसका मतलब ए और बी आपका क्या माना जाता है? सही माना जाता है। क्या माना जाता है? सही। ए और बी आपका क्या माना जाता है? सही माना जाता है। तो ए फॉर एप्पल जिसने भी लिख के भेजा उनका बिल्कुल राइट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है ना? तो ए फॉर एप्पल क्या हो गया? राइट है, हो गया। चलो जी, उस अपन यहाँ पर देख के तल्लीनाथ जी का जो मुख्य पूजा स्थल है ना, ये मालानी गांव नहीं है, इनका मुख्य पूजा स्थल है पांचोटा गांव। कौन सा गांव पड़ता है? पांचोटा, जो राजस्थान के जालोर जिले के अंदर गाँव है। मित्रों आप याद रखना, जालोर के अंदर इनका जो मंदिर है ना, वो मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पर है। पांचोटा की कौन सी पहाड़ी है? पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी पर है। ये मालानी जो गांव है ना, ये तो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी से संबंधित है। मालानी गांव किससे संबंधित माना जाता है? मल्लीनाथ जी से संबंधित माना जाता है। तल्लीनाथ जी राजस्थान के अंदर इनको ओरण के देवता के रूप में पूजा होती है। ओरण का देवता, ओरण का देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। और तल्लीनाथ जी को 10वें नाथ के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, नाथ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया। इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है और इन्हें योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? योगेश्वर। तो योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ए फॉर एप्पल आपका राइट आंसर था और ये बिल्कुल आपका सही है। बिल्कुल ओके। अगेन गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को, लेट आने वालों को। सांतु गांव किस लोक देवता से संबंधित माना जाता है? सांतु गांव का संबंध जो है राजस्थान के कौन से लोक देवता से माना गया है? ठीक है ना? बिल्कुल ऑप्शन ए के आपके सामने मेहा जी, जुंजार जी, फत्ता जी, बिग्गा जी। जी, सांतु गांव का संबंध पूछा गया आपसे, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ओके, वेरी गुड फत्ता जी। हाँ, क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है सीप और केट, जिनका नाम है फत्ता जी। क्या नाम है? फत्ता जी। सांतु गांव का संबंध फत्ता जी से माना जाता है और फत्ता जी का सांतु गांव के अंदर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और यहीं पर कहते हैं कि इनका मेला लगता है सांतु गांव के अंदर भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल नवमी। और कहते हैं कि फत्ता जी राजस्थान के वो लोक देवता हैं जिन्होंने गांव को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। लुटेरे आ गए थे गांव को मतलब लूटने के लिए, तो उनसे लड़ते हुए जो है अपने वीर गति को प्राप्त अगर कोई हुए हैं तो वो अपने कौन है? आपके फत्ता जी हैं। मेहा जी की अगर मैं चर्चा करूं, मेहा जी, तो इनका जो मंदिर जो है वो बापिनी गांव में है। कौन से गांव में है? बापिनी, जो फलोदी जिले के अंदर गांव आ चुका है वो। जुंजार जी की बात करूं तो इनका मंदिर है इमलोवा और एक मंदिर है शालोदड़ा।
दो जगह मंदिर याद रख लेना, इमलोवा जन्म स्थान है, शालोदड़ा मतलब जो है इनका जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इमलोवा और शालोदड़ा दो जगहों पर इनका क्या है मंदिर। और बीगा जी का तो अपना पता ही है, रिड्डी गांव नागौर बीकानेर के अंदर, रिड्डी गांव बीकानेर के अंदर जो है इनका क्या है मंदिर है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, लोक देवियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं लोक देवियों के बारे में और आपसे पूछा गया कि इन पर क्या करो, विचार करो जी। सर लैब असिस्टेंट की एग्जाम 22 फरवरी को नहीं होगी क्या? बेटा इसके बारे में आज कुछ नई ताजा खबर आई है क्या? सीईटी के लिए अभी क्लास है क्या? सीईटी तो हाँ, तो ये सीईटी के लिए भी तो है। ठीक है, और सीईटी का ऑफलाइन भी चलता है ना बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऋषभ जी चलता है। ठीक है, हाँ आप संपर्क कर लीजिए, ऑफिस के अंदर सब सूचना मिल जाएगी। ठीक है, चलो पहला है बडली माता का मंदिर चित्तौड़ के अंदर है, बिल्कुल सही है। रानी सती शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी है, गलत है। ये क्या है? गलत। रानी जो सती है वो शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी नहीं है। रानी सती तो कुल देवी अपने किसकी? ओसवाल जाति, अग्रवाल जाति की। किसकी है? अग्रवाल जाति की। अग्रवाल जाति की कुल देवी है। शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी है अपने शाकंभरी माता। कौन सी माता है? शाकंभरी माता, जो सांबर के अंदर मंदिर है। स्वांग्या माता का मंदिर बीकानेर में है, गलत। स्वांग्या माता का मंदिर बीकानेर में नहीं है, इनका मंदिर है अपने जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर। और बीकानेर के अंदर तो अपने करणी माता का मंदिर है। कौन सी माता है? करणी माता। फिर है सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में, गलत। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान के अंदर अहुआ किले में, अहुआ किले में सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहाँ है? अहुआ किले में। क्या पूछा गया है? कूट की सहायता से असत्य कथन का चयन कीजिए। गलत कथन कौन सा है? तो गलत तो अपना तीनों ही हो गए, बी, सी और डी। बी, सी और डी। जिसने C4 केट लिख के भेजा उनका बिल्कुल राइट है। असत्य कथन पूछा है और C4 केट जिसने लिख के भेजा उनका क्या है? राइट माना जाता है, C4 केट। ओके जी। अगला क्वेश्चन है, बदाना माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? नागौर, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़। जी बदाना माता बिल्कुल जी। जी बदाना माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? लो जी, क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है बी फॉर बॉम्बे, और वो है आपके कौन सा? कोटा। कौन सा है? कोटा। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कोटा के अंदर अपने बदाना माता का मंदिर है मित्रों। इसे तंत्र मंत्र की देवी कहते हैं। कौन सी देवी कहते हैं? तंत्र मंत्र की देवी। अपने एक तांत्रिक क्रिया होती है जिसको अपन कहते हैं मूठ, मूठ की देवी कहा जाता है। इन्हें तंत्र मंत्र की क्या कहते हैं? देवी कहते हैं। नागौर के अंदर आपको याद रखना है तो दद्दीमती माता। कौन सी माता है? दद्दीमती माता, ये नागौर के अंदर है। बवाड़ माता, ये भी नागौर में है, बवाड़ माता। भीलवाड़ा के अंदर याद रखना है तो जोगनिया माता, जोगनिया माता। और झालावाड़ के अंदर तो ऐसी कोई देवी का मंदिर है नहीं अपने। ठीक है, चलो जी। तो बोलो गिरिराज जी महाराज की जय, क्यों नहीं बोल दो बाद में? अच्छा बिल्कुल बोलेंगे बेटा जी, गिरिराज जी महाराज की जय। ठीक है ना, किसने का नहीं बोलेंगे? ठीक है, लास्ट में बोलेंगे, रीट के दामाद जी बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू। लालदास जी के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य माना जाता है? सत्य कथन का चयन करना अपने को। लालदास जी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, ये मुगल सम्राट अकबर और दादू दयाल के समकालीन थे। इनका मानना है कि ईश्वर और अल्लाह एक है और लालदास जी गृहस्थी संत थे। जी ओके जी, क्या बात है छगन जी मेघवाल, क्या बात है। पिछली बार भी फर्स्ट टाइम ये आंसर दिया है और फिर उन्होंने श्री बान गुर्जर, क्या बात है। अजय, वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात, आंसर सभी लिखे। जितना आंसर लिखोगे, आंसर देने की कोशिश करोगे, चीजें उतनी ज्यादा याद होगी, है ना। पागल बन के बैठे नहीं रहना है, गेला बन करके नहीं बैठा रहना है।
कि ओनली फॉर देखते रह रहे हैं। आप आंसर लिखिए, पढ़िए, आंसर लिखिए, ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल अपने जो है सही आंसर है डी फॉर डॉग। कौन सा है? डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग आपके बिल्कुल सही है। लालदास जी मुगल सम्राट अकबर और दादू दयाल के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। इनका मानना, अच्छा यहाँ पर देखो अकबर के समकालीन भी थे। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर, इसके समकालीन भी है। और जहांगीर का बेटा कौन है? शाहजहां, इनके समकालीन भी है। 3 बादशाहों के समकालीन थे दादू दयाल, ध्यान रखना इस चीज का। कितने बादशाहों के समकालीन थे? 3। क्योंकि लालदास जी का जो समय है ना, इनका 1540 के अंदर जन्म होता है और 1648 तक इनका मतलब जो है कहते हैं कि देहांत होता है, यानी कि 108 साल धरती पर रहते ही। कितने साल रहते? 108 साल। तो 108 साल के अंदर 3 बादशाहों का शासनकाल देखा था इन्होंने, ठीक है ना, याद रखना। इनका मानना है कि ईश्वर और अल्लाह एक है, बिल्कुल सही है। लालदास जी गृहस्थी संत है, बिल्कुल सही बात है। लालदास जी की पत्नी का नाम था अपने क्या? बोगरी, बोगरी। और लालदास जी ने तो अपने गृहस्थी संत और अपने शिष्यों को कहा था कि हमेशा जो है अपने धन कमा के खाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब जो है किसी के घर जाकर के भिक्षा मांगो। तो अपने यूं कहा जाता है कि लालची साधु ऐसा चाहिए पर घर कबू ना जाए, हृदय हर की करे चाकरी, धन कमा कर खाए। कि लालदास जी कहते हैं मुझे ऐसे साधु चाहिए जो पर घर कबू ना जाए, कि मतलब जो है किसी पराये घर पर कभी भिक्षा मांगने नहीं जाए। और हृदय हर की करे चाकरी, खुद की अपनी काम धंधा करे, नौकरी करे, है ना, और धन कमा करे खाए, ठीक है ना। तो ये अपने कौन से संत है? अपने लालदास जी। और इनके जो गुरु थे ना, लालदास जी के गुरु, उनका नाम था सूफी संत गदन चिश्ती। उनका नाम क्या था? सूफी संत गदन चिश्ती। उनका नाम था गदन चिश्ती, सूफी संत गदन चिश्ती। इनके क्या हुआ करते थे? गुरु हुआ करते थे भाई। इनके क्या हुआ करते थे? गुरु। तो इनके गुरु जो थे वो सूफी संत गदन चिश्ती थे। मेव जाति के लकड़हारे थे। और लकड़हारे का मतलब होता है लकड़ियों को काटना और ले जाके मार्केट में बेच देना। उनसे जो पैसे मिलते उनसे अपना परिवार चलाते थे, ठीक है ना। तो गृहस्थी संत थे, इनके संतानें थी, है ना। एक तो बेटी थी स्वरूपा, कुतुब और पाड़ा नाम के 2 इनके क्या थे? बेटे थे, ठीक है। चलो जी, किस संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में स्थित है? कौन सा संप्रदाय है जिसकी प्रधान पीठ कहां पर है? जोधपुर में। लालदासी संप्रदाय, गुद्दर संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय और नवलदासी संप्रदाय। नवलदासी संप्रदाय जी। सर जी सीईटी में 60% कर दिया क्या? बेटा सीईटी में अगर 60% कर देना तो मैं कह रहा हूँ कि सीईटी जिसके क्लियर हो गई उसका नंबर आ गया, समझ लो, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल ऐसी कोई सूचना ही नहीं है। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नुकसान तो कुछ है नहीं। अपने तो 60% से ज़्यादा ही आना है क्योंकि अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना अपने। अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई सूचना थोड़ी है, ठीक है। चलो जी, इधर देखो, डी फॉर दामाद राइट है। वो भाई साहब कह रहा रीट वाले भाई साहब कि सर डी फॉर दामाद राइट कर दो। ये लो, नवलदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? नवलदासी संप्रदाय। जोधपुर के अंदर नवल संप्रदाय की जो है क्या मानी जाती है? पीठ मानी जाती है। इसके जो संस्थापक है वो संत नवलदास जी है। वो कौन है? नवलदास जी। नवलदास जी ने इसकी स्थापना की थी। और नवलदास जी का वैसे जन्म पूछा जाए ना तो हंसोलाव गांव नागौर के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हंसोलाव गांव नागौर। अच्छा, लालदासी संप्रदाय की अगर आपको प्रधान पीठ पूछे तो शेरपुर अलवर के अंदर है। कहां पर है? शेरपुर अलवर। गुदड़ संप्रदाय की पूछे तो दांतवा गांव पीलवाड़ा। दांतवा गांव पीलवाड़ा। और प्रणामी संप्रदाय की पूछे तो आदर्श नगर जयपुर। आदर्श नगर जयपुर। आदर्श नगर जयपुर के अंदर इनकी क्या है? पीठ मानी जाती है। आदर्श नगर जयपुर। आश्विन माह में लगने वाले कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत 1895 ईस्वी में किस राजा के द्वारा की गई थी? कौन सा राजा था जिसने कोटा के अंदर दशहरे मेले की क्या की थी? शुरुआत की थी, ठीक है। ऑप्शन ए के महाराव राम सिंह, महाराव उमेश सिंह, महाराव भीम सिंह और राव शत्रुसाल। और कौन सा है? राव शत्रुसाल जी। थैंक यू ऋषभ जी।
हाँ जी, क्वेश्चन का राइट आंसर है बी फॉर बॉम्बे, जिनका नाम है महाराव उमेश सिंह जी। कौन सा है? महाराव उमेश सिंह जी। महाराव उमेश सिंह जी ने कोटा के अंदर दशहरा मेला की क्या की थी? शुरुआत की थी। आश्विन महीने के अंदर कोटा का दशहरा मेला राजस्थान के अंदर फेमस माना जाता है ना। और अपने दशहरा मनाते हैं भगवान राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने की खुशी के अंदर मनाया जाता है। ठीक है ना। ये भीम सिंह जी का याद रखना, भीम सिंह जी के समय पर कहते हैं कि कोटा शैली के अंदर, कोटा चित्त शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। चित्त शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, ये एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, ध्यान रखना इस चीज का। वल्लभ संप्रदाय का क्या पड़ा था? प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना, याद रखना भाई। बेणेश्वर मेला कब लगता है? यहाँ पर देखो मेले की तिथि पूछी गई है आपसे और पूछा गया कब लगता है। भाद्र पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या या माघ अमावस्या, या कौन सा है? माघ अमावस्या जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ओके, तो आंसर जो सही आ रहा है वो अब की बार इन्होंने नाम तो पता नहीं क्या लिखा, अक्कू नाम है सहित इनका, और उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम पर पहले आंसर दिया है बी फॉर बॉम्बे, माघ पूर्णिमा। कौन सा है? माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला गांव का नाम याद रखना मित्रों, नवा टापरा गांव पड़ता है। कौन सा गांव है? नवा टापरा। और आसपुर लगती है तहसील, और राजस्थान का डूंगरपुर लगता है जिला। कौन सा जिला लगता है? डूंगरपुर। आसपुर तहसील डूंगरपुर जिले के अंदर नवा टापरा गांव पड़ता है, जहां पर कहते हैं कि अपना बेणेश्वर धाम क्या लगता है? मेला लगता है। राजस्थान के अंदर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला इसको, इसीलिए अपन कहते हैं इसको आदिवासियों का कुंभ। इसको क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, और सबसे बड़ा मेला होने के कारण इसको आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? कुंभ के नाम से। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। कितनी नदियों का है? 3। सोम, माही एवं जाखम। एवं कौन सा है? जाखम। सोम, माही, जाखम नदियों का संगम, नदियों का संगम। और चीज याद रखना मित्रों, राजस्थान का एकमात्र स्थान है नवा टापरा गांव, बेणेश्वर धाम, जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की। आपसे ये पूछा जाएगा खंडित शिवलिंग की पूजा कौन से स्थान पे होती है? बेणेश्वर धाम में होती है। कहां पर होती है? बेणेश्वर धाम, खंडित शिवलिंग की पूजा। अरे बेणेश्वर में दिन कितनी बातें याद रखनी है? ओनली फॉर 5-6 बातें याद रखनी है। ठीक है ना, कितनी बातें? 5-6। बेणेश्वर मेला भाद्र पूर्णिमा को कहाँ लगता है? नवा टापरा गांव, आसपुर तहसील। आदिवासियों का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला, इसलिए आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। सोम, माही, जाखम नदियों का संगम है, और खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। ओके, चलो जी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। एक साइड में होड़ी दे रखी है, दूसरी साइड में आपके स्थान दे रखा है, और आपसे पूछा गया कि इनको क्या करो? सुमेलित करो जी, बिल्कुल। हाँ, अपने जो है होली, कोड़ा मार, होली, पत्थर मार, लठ मार, देवर भाभी, करौली, बिनाई, ब्यावर, बाड़मेर। कुछ मैं चीजें लिख रहा हूं, इसकी भी आपको थोड़ी सी चर्चा करनी है। इलोजी की सवारी, बादशाह सवारी, जन्म मरण परण पर्वे, ये सारी चीजें आ जाएगी आपके। परण पर्वे, नेहाण पर्वे, नेहाणे पर्वे। चलो जी, ये 4 चीजों का आंसर और लिख के भेजना है। इतना आसान नहीं है वैसे आप पढ़ना, इनका आंसर और लिख के भेजना है आपको, कहाँ काम पर है। चलो मैं इधर मिला ही देता हूँ। कोड़ा मार जो होली होती है वो तो अपने बिनाई की फेमस है, और बिनाई कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ये लो भाई 2 नंबर। पत्थर मार होली बाड़मेर 4, लठ मार होली करौली 1, देवर भाभी होली ब्यावर 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो 2 4 1 3, डी फॉर डॉग आंसर आपका क्या बैठेगा? राइट बैठेगा। ठीक है ना, क्या बैठेगा? राइट बैठेगा। चलो आंसर लिख देते हैं इनका। ओके,
इनका नंबर 1 इलोजी। इलोजी की सवारी निकलती है राजस्थान के कौन से जिले में? बाड़मेर में। बादशाह की सवारी ब्यावर। जन्म मरण पर्व जयपुर। नेहान पर्व सांगोद। सांगोद कहाँ पड़ता है? सांगोद कोटा के अंदर। सांगोद कहाँ पड़ता है? कोटा में। तो ये भाई जिसने भी आंसर लिख के भेजे हैं चारों, उनका बिल्कुल क्या बैठता है? राइट माना जाता है। क्या माना जाता है? राइट माना जाता है जी। ओके। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार आते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी कौन से त्योहार आते हैं? बड़ी तीज बसंत पंचमी, आका तीज नाग पंचमी, छोटी तीज बसंत पंचमी, गणगौर नाग पंचमी। जी क्या बात है, बी आंसर सबसे पहले। ओके वेरी गुड। तो इधर देखो वैशाख शुक्ल तृतीया को तो मनाई जाती है आका तीज, और आका तीज कहां पे आ रही है? यहाँ पर आ रही है आका तीज। श्रावण कृष्ण पंचमी नाग पंचमी, ये रही नाग पंचमी। तो बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मित्रों। कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। ठीक है ना, तो बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट। चलो इधर देखो, बड़ी जो तीज होती है ये तो आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया कौन सी तीज आती है? बड़ी तीज। छोटी तीज आती है वो आती है श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। एक बार इधर की चीजें बता देता हूं। फिर आती है गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर। चलो इधर वाला और देखो, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी। और कौन सा बच्चा? ये आई गया बसंत पंचमी, नाग पंचमी आई गई। ठीक है ना, तो ये त्योहारों की तिथियां आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना मित्रों। ठीक है ना, तिथियां पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, जवारा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके द्वारा जवारा नृत्य किया जाता है? जवारा जानते हो? जवारा मतलब गेहूं की बालियां, उसको अपन जवारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जवारा जी। ओके, बी फॉर बॉम्बे आंसर सही आया, बॉम्बे। चलो जी, कौन सा है? गरासिया। कौन सी जनजाति है? गरासिया। कौन सा नृत्य है? जवारा। जवारा गरासिया जनजाति का एक कपल डांस है, युगल नृत्य। कौन सा नृत्य है? युगल, जिसमें गरासिया पुरुष और महिलाएं दोनों मतलब जो इस नृत्य को करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो नृत्य है ना, ये नृत्य किया जाता है होली का अवसर पर। कब होता है? होली का अवसर पर। तो गरासिया जनजाति के द्वारा पुरुष महिला दोनों इस नृत्य को करते हैं, और होली का अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। इसके अलावा देखो, बिलों की जो नृत्य की बात करें, भील जनजाति के, तो बिलों के एक नृत्य आता है गौरी, हाथी मना, नेजा, द्विचक्री। ये एग्जाम में पूछे जाता है, द्विचक्री, युद्ध, वार डांस। कौन सा है? युद्ध नृत्य। ये सारे के सारे किसके हैं? तो ये आपके अपने भील जनजाति के। गरासियों की बात करें तो गरासियों में देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वालर नृत्य, मौर्य नृत्य, मौर्य नृत्य, रायण नृत्य। रायण नृत्य यहाँ पर गरासिया द्वारा होता है, रमणी नृत्य होता है भीलों द्वारा। कौन सा नृत्य होता है? रमणी। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना इस चीज का। रायण मौर्य अपने जो है रायण नृत्य। ठीक है। मांडल नृत्य, लूर नृत्य। लूर नृत्य किस जनजाति का है? आपके गरासिया जनजाति का। इसी तरह से अगर अपन बात करें सेरिया जनजाति का, तो शिकार नृत्य, शिकार नृत्य, स्वांग नृत्य, बिछुआ नृत्य, बिछुआ नृत्य। गुर्जर जाति का दो नृत्य याद रखना, एक तो चरी नृत्य
और एक याद रखना है झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? झूमर, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये झूमर नृत्य भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ओके, चलो जी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म कौन सा है? यानी कि एक सही है, 3 गलत है। और एक साइड में स्थान दे रखा है, दूसरी साइड में आपके नृत्य दे रखा है, और आपसे पूछा गया कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। जी बिल्कुल, जी। डोल नृत्य सिक्कर गलत, गेर नृत्य भरतपुर ये भी गलत, अग्नि बीकानेर बिल्कुल सही है, और बवाई जोधपुर ये गलत है। तो अग्नि नृत्य अपना फायर डांस जो है वो बीकानेर का, ये बात बिल्कुल क्या मानी जाती है? सही मानी जाती है, ठीक है ना। डोल नृत्य सिक्कर का नहीं है, जालोर का नृत्य है। कहाँ का है? जालोर का। गेर जो नृत्य है ये आपके कन्नाड़ा गांव बाड़मेर का है, कन्नाड़ा बाड़मेर। हालांकि अब जिला चेंज हो चुका है, बालोतरा हो गया इसका। और एक अपने उदयपुर का, मेवाड़ का, उदयपुर, ठीक है। बवई नृत्य भी कहाँ का है? उदयपुर का है, ठीक है। सिक्कर के अंदर तो अपना ऐसा कोई नृत्य की बात है नहीं, लेकिन शेखावाटी के अंदर तो अपना गिद्दड़ वगैरह किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा नृत्य किया जाता है? गिद्दड़, गिद्दड़ नृत्य। भरतपुर का है अपने, जिसका नाम है अपने कौन सा नृत्य? अपन कह सकते हैं बम नृत्य, बम नृत्य। और जोधपुर का है उसको कहते हैं डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य। ये कहाँ का है? जोधपुर का माना जाता है। गौरी नाट्य किस जनजाति में प्रचलित है? गौरी जो नाट्य उसका संबंध है ग्रास्या, सेरिया, भील, मीणा। ग्रास्या, सेरिया, भील और मीणा। जी क्या बात है, वेरी गुड। यानी कि कल्चर तुम्हारे रग रग में बस गई है ना। हाँ, तो रग रग माई बस गई मारे, हाँ नस नस माई बस गई। क्या बात है, फटाफट आंसर आ रहे हैं जी। ओके जी। भील जनजाति का नृत्य ग्रास्या। कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति। भील जनजाति का नृत्य ग्रास्या भील जनजाति का केवल और केवल पुरुषों द्वारा होता है। ये ग्रास्या कौन सा है? केवल पुरुषों द्वारा। इसको राजस्थान का मेरू नाट्य कहते हैं। इसको राजस्थान का मेरू नाट्य, राजस्थान का मेरू नाट्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य किसको कहा जाता है? गौरी नाट्य को कहा जाता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य की सरणी के अंदर आता है, लोक नाट्य की सरणी में आता है। चार बेंत कला कहाँ की फेमस मानी जाती है? चार बेंत जो लोक नाट्य वो राजस्थान के अंदर किस स्थान का प्रसिद्ध माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने एक है जिसका नाम है करौली, जयपुर, टोंक और जैसलमेर। बिल्कुल जी, क्या बात है। ओके, सीप और केट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका नाम है टोंक। चार बेंत कला कौन सी कला है? चार बेंत। चार बेंत का कलाकार है करीम खां। क्या नाम है? करीम खां। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। वाद्य यंत्र होता है डफ। कौन सा वाद्य यंत्र है? डफ। डफली वाले डफली बजा, मैं नाचू तू नचा, वही डफली। डफली मतलब डफ वाद्य यंत्र है ना, चंग का जैसा ही होता है डफ, वो अपना बजाया जाता है। ठीक है, याद रखना भाई। लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत ही हमारी संस्कृति की पहरेदार है। लोकगीत की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? कौन से मतलब महान विद्वान थे जिन्होंने जो है लोकगीतों की परिभाषा दी थी? जी ओके, क्या बात है, महात्मा गांधी। वेरी गुड। बी फॉर बॉम्बे आंसर आप सब लोगों का सही आ रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा होती है और हमारी संस्कृति की क्या होती है? पहरेदार होती है। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर लोकगीतों के बारे में लिखता है कि लोकगीत हमारी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने की कला है। संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने की कला, ले जाने की कला।
सुख का संदेश ले जाने की क्या है, कला। देवेंद्र सत्यार्थी, लोकगीत संस्कृति के मुख बोले चित्र होते हैं। संस्कृति के मुख बोले चित्र, मुख बोले चित्र। लोकगीत संस्कृति के क्या होते हैं, मुख बोले चित्र। जवाहरलाल नेहरू, लोकगीत जनमानस की आत्मा है। जनमानस की आत्मा, वो कौन है, लोकगीत है। लोकगीत जनमानस की क्या मानी जाती है, आत्मा मानी जाती है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी। भारतीय लोक कला मंडल जो है उसकी स्थापना होती है फरवरी 1952 में, अक्टूबर 1952 में, मार्च 1956 में और दिसंबर 1956 के अंदर, दिसंबर 1956 में। ठीक है जी, बिल्कुल। भारतीय लोक कला मंडल, क्या बात है, वेरी गुड। ये फरवरी 1952 के अंदर, ए फॉर एप्पल आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फरवरी 1952 के अंदर जो है भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है उदयपुर के अंदर। और इसके संस्थापक थे देवीलाल जी सामर। कौन हुआ करते थे, देवीलाल सामर। देवीलाल जी सामर इनके संस्थापक माने जाते हैं। काम क्या है इनका, मुख्य कार्य राजस्थान की संस्कृति जिसके अंदर नृत्य, नाट्य, गीत, इनका संरक्षण करना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको आगे बढ़ाना, उनका प्रचार प्रसार करना, ये इस संस्था का क्या माना जाता है, मुख्य कार्य माना जाता है। क्या माना जाता है, मुख्य कार्य, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर किस कला को प्रोत्साहन दे रहा है। यहाँ पर एक सेंटर का नाम लिखा गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन सी कला को ये जो है प्रोत्साहन दे रहा है, मतलब उसको आगे बढ़ा रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन 1 है मीनाकारी, थेवा कला, उस्ता कला, ब्लू पोट्री। जी जी, ओके। सी फॉर केट आंसर आ रहा है उस्ता कला, बिल्कुल सही आंसर आया उस्ता कला, बिल्कुल क्या है, सही आंसर माना जाता है, जिसका नाम क्या है, उस्ता कला। उस्ता कला है जिसको आगे प्रोत्साहन देने की संस्था काम कर रही है, उसका नाम है केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर, जो राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर है। कहाँ पर है ये, बीकानेर जिले के अंदर। इस कला का मतलब होता है ऊंट की खाल के ऊपर, ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी का काम, सोने की मीनाकारी का कार्य, मीनाकारी का कार्य, ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी का कार्य, उसको अपन क्या कहते हैं, उस्ता कला के नाम से जानते हैं। किस कला के नाम से जानते हैं, उस्ता कला के नाम से। और इसकी शुरुआत जो होती है राय सिंह के समय, किसके समय होती है, राय सिंह के समय। और इनके दरबार के अंदर कहते हैं कि इनके राय सिंह के समय मुगल दरबार से, कौन से दरबार से, मुगल दरबार से अली रजा और रुकनुद्दीन नाम के 2 व्यक्ति आते हैं और उन दोनों ने आकर के कहते हैं कि अपने जो है आकर के बीकानेर के अंदर जो है उस्ता कला की क्या की थी, शुरुआत की थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम है स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता। और हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था, उस पुरस्कार का नाम था पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार था, पद्मश्री पुरस्कार उस्ता कला के दिया गया था हिसामुद्दीन उस्ता को। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है गद्दर गाबा दुत्तई मिर्जई डगला क्या है। गद्दर गाबा डगला जो है मिर्जई क्या है ना। ऑप्शन 1 आपके सामने, बाजरे की उन्नत किस्में, अंगरखी के प्रकार, गोटा पत्ती के प्रकार, राजस्थानी लोक नाट्य, राजस्थानी लोक नाट्य। जी ओके। क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है बी फॉर बॉम्बे, जिनका नाम है अंगरखी के प्रकार। कौन से प्रकार है, अंगरखी के प्रकार माने जाते हैं। चलो जी, गदर गाबा दुत्तई मिर्जी डगला जो है वो अंगरखी के प्रकार होते हैं। और अंगरखी जो होती है ना मित्रों, शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है, शरीर के ऊपरी भाग, शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र है। इसको बुगतरी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बुगतरी। और राइका और गुर्जर जाति के लोग इसका सबसे ज्यादा प्रचलन है इसमें, राइका गुर्जर जाति, ये ज्यादा लोग पहनते हैं इसको। भीलवाड़ा अजमेर में ज्यादा प्रचलित है, जिला पूछे तो
भीलवाड़ा और अजमेर, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है। और सिटी पैलेस कौन सी जगह? सिटी पैलेस जयपुर है। यहाँ पर कहते हैं कि सवाई राम सिंह की अंगरखें रखी हुई है। किसकी अंगरखें रखी हुई है? सवाई राम सिंह सेकंड। सिटी पैलेस जयपुर के अंदर सवाई राम सिंह सेकंड की क्या रखी हुई है? अंगरखें रखी हुई है। अंगरखें रखी हुई है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर, याद रखना भाई, ठीक है जी। फूल पत्ते की छपाई वाली पगड़ी किस त्योहार पर पहनी जाती है? फूल पत्ते की छपाई वाली जो पगड़ी होती है वो कौन से त्योहार पर पहनते हैं जी? ऑप्शन ए के आपके सामने होली पर, विवाह पर, दीपावली पर, दशहरा पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रोहित राज जी के होली, क्या बात है। क्या नाम लिखा? कुमकुम सैनी बी। उससे पहले सिसोदिया बी, क्या बात है। बी तो आंसर गलत है भाई। जिसने होली लिख के भेजा उनका बिल्कुल सही है। होली लिख के भेजा उनका क्या है? सही है। ए फॉर एप्पल सही है। ए फॉर एप्पल है, सही माना जाता है, ठीक है ना, याद रखना भाई। ये विवाह उत्सव पर तो अपने जो पगड़ी पहनी जाती है उसको कहते हैं आडा पगड़ी। सॉरी माफ करना, विवाह के उत्सव पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसको कहते हैं मोठड़ा पगड़ी। दीपावली पर पहनी जाती है उसको कहते हैं आडा पगड़ी, आडा पगड़ी। और दशहरा पर पहनी जाती है उसको कहते हैं मदिल पगड़ी। उसकी कौन सी पगड़ी है? मदिल। विवाह के अंदर मोठड़ा की पगड़ी सॉरी, दीपावली पर आडा पगड़ी, और अपने दशहरा पर कौन सी है? मदिल पगड़ी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैर का आभूषण नहीं है? ऐसा कौन सा आभूषण है जो पैर का नहीं है? टणको, टोडर, अणत, अणोट, पाल। तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। तो यहाँ ये जो आभूषण के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, ये तो समझ लो एक फोगट के क्वेश्चन है, मतलब जो है सबको आते हैं, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है ये। और मैं तो कहता हूँ आभूषण के ज्यादा पूछी जाए, ठीक है ना, ताकि बच्चे ज्यादा आंसर लिखे जी। मंदिर लिख दिया क्या मैंने? क्या बात कर रहे हो? मदिल ही तो लिखा बेटा, मंदिर का है जी। बी फॉर बॉम्बे, अणत। कौन सा है? अणत। अणत जो है पैर का नहीं है, हाथ की भुजा का आभूषण है। किसका है? हाथ की भुजा। तो हाथ की भुजा का आभूषण है जिसका नाम क्या माना जाता है? अणत माना जाता है, हाथ की भुजा का आभूषण, ठीक है जी। बिखेर प्रथा किससे संबंधित है? बिखेर, विवाह, मृत्यु, जन्म, गृह प्रवेश जी। हाँ, हाथ की भुजा के और बाजू के एक ही बात है बेटा, ठीक है, हाँ एक ही बात है। चलो जी चलो जी, एक बंदा कह रहा है सर बीबी सही है। क्या बात कर रहे हो? बीबी सही है? बीबी हमेशा ही सही होती है बेटा, बीबी झूठ होती नहीं है, गलत होती नहीं है, गलत आदमी होता है, ठीक है ना चलो जी, तो बी आंसर आपका क्या हो जाता है? राइट। बिखेर का मतलब होता है कि अर्थी के ऊपर से रुपए पैसे को क्या करना? उछालना, बिखेरना। हाँ जी। गृह प्रवेश को अपन कहते हैं नांगल। गृह प्रवेश को क्या कहते हैं? नांगल कहते हैं। गृह प्रवेश को अपन क्या कहते हैं? नांगल कहते हैं। ये कुछ बच्चे का किस कमेंट्स आ रहा था यार सर मेरी बीबी नहीं है, आ जाएगी, क्यों चिंता कर रहा है ना, थोड़ा सा घूम ले। और नहीं तो आजकल एक वो प्लान चल ही रहा है, ठीक है मेरी समय पर शादी होगी, वरना मेरा तो बी प्लान रेडी था, है ना तो बी प्लान अपने रेडी रखो भाई साहब, जिंदगी में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है ना, तो वो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है ना। चलो जी, थैंक यू, ओके। तो विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले मांगलिक गीत क्या कहलाते हैं? ओजन, छिक्की, जवाली, बिहाना जी। हाँ सही तो कह रहा हूं मैं झूठ कहता ही नहीं हूं। ये लोग चपरासी बनो और पत्नी पाओ, ये ऑफर चल रहा है क्या राज्य सरकार का, ठीक है चलो जी, आंसर आ रहा है डी फॉर डॉग। कौन सा आ रहा है? डी फॉर डॉग, बिल्कुल सही है। बिहाना क्या होता है? बिहाना। बिहाना को कहते हैं प्रभात्या,
बियाणा को क्या कहते हैं? प्रभात्या। इसे प्रभात्या के नाम से भी जाना जाता है। विवाह के अवसर पर सुबह के टाइम पर यह गीत गाया जाता है, ठीक है ना, याद रखें भाई। चलो एक दो क्वेश्चन और दे दो। आईन अकबरी में अबुल फजल ने प्रमुख भाषाओं में किस बोली का नाम गिनाया? अबुल फजल राजस्थान की कौन सी बोली का नाम गिनाता है? ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी। बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्या बात है, वेरी गुड जी। बी फॉर बॉम्बे आपका, सॉरी सी फॉर केट आपका राइट सही आ रहा है, मारवाड़ी। कौन सा आ रहा है? मारवाड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ी जो विशुद्ध रूप से मारवाड़ी बोली जाती है वो बोली जाती है जोधपुर के अंदर। कहाँ बोली जाती है? जोधपुर में। विशुद्ध एकदम प्योर मारवाड़ी जोधपुर में। जोधपुर के अलावा अपने जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पूरा क्षेत्र कौन सा है? अपने जो है मारवाड़ी का है, ठीक है ना, याद रखना। और ये जो मारवाड़ी बोली है ना, इसके अंदर व्यक्ति से के स्थान पर हे का उच्चारण करता है, ये ध्यान रखना, से के स्थान पर हे का। व्यक्ति कभी भी मारवाड़ी सड़क को सड़क नहीं कहेगा, उसको कहेगा हड़क। क्या कहेगा? हड़क कहेगा, ठीक है ना। कभी भी वो सड़क नहीं कहेगा, क्या कहेगा? हड़क कहेगा। और मारवाड़ी बोली के अंदर ध्यान रखना, संत मीराबाई की रचना लिखी गई थी। किसकी रचना है? मीराबाई की। मारवाड़ी बोली के अंदर ये आपको राग, सोरठा, छंद, मांड, इन सब की मतलब विशेषता देखने को मिलेगी। मारवाड़ी का साहित्य रूप डिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? डिंगल। और राजस्थान में सबसे ज्यादा साहित्य भी जो है वो कौन सी बोली के अंदर होता है? मारवाड़ी के अंदर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है ये, है ना। समझो नहीं हमझो, सही बात है। यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई किताब कौन सी मानी जाती है? यादवेंद्र शर्मा ने कौन सी किताब लिखी थी? मेरा युग, मेहंदी के फूल, खम्मा अंदाता, हूं गोरी किण प्यूरी। जी, क्या बात है। ओके, मेरा युग ये नहीं है, ये तो मेरा युग तो है कन्हैयालाल जी सेठिया की। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया। ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है भाई, ठीक है। और मेहंदी के फूल है, खम्मा अंदाता है, हूं गोरी किण प्यूरी है। 2 3 4, 2 3 4 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सी फॉर कैट। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं नगर निर्माण के बारे में योजना की जानकारी देता है? राज रत्नाकर, बुद्धि विलास, सगत तरासो और राज प्रकाश। जी हाँ जी, बुद्धि विलास बिल्कुल सही आंसर आया है। और उन्होंने तो गुड़िया ने लिख के भेज दिया है। साहेब भक्त राम की किताब है। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर है आपका। बी फॉर बॉम्बे क्या है? सही आंसर माना जाता है। यस, बी फॉर बॉम्बे सही होगा। साहेब भक्त राम, कौन सा है? साहेब भक्त राम। साहेब भक्त राम बिल्कुल सही आंसर माना जाता है। राज रत्नाकर जो किताब है ना, ये तो सदाशिव की है। किसकी किताब है? सदाशिव की। ये देखो सदाशिव है, एक बंदा है सदाशिव भट्ट, एक व्यक्ति का नाम क्या है? सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट एक किताब लिखता है जिसका नाम है राज विनोद। उस किताब का नाम क्या है? राज विनोद। ये राज विनोद बीकानेर के राजा कल्याणमल के बारे में जानकारी देती है। राज रत्नाकर देती है अपने जो है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के बारे में, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। सगत रासो का लेखक है गिरधरासिया। हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है महाराणा प्रताप और भाई शक्ति सिंह के मध्य का। राज रूपक किताब का लेखक है वीरबाण रत्नू। वीरबाण रत्नू। वीरबाण रत्नू मारवाड़ के राजा अभय सिंह जी के दरबार में थे। अभय सिंह जी के कहने पर यह किताब लिखी गई थी। और ये थे आज के क्वेश्चन जिसको लेकर के अपने चर्चा की है। आप सब लोगों का बहुत ही शानदार प्यार रहा आज की क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। कल कंटिन्यू मिलते हैं इसी टाइम पर, सेम टाइम। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।